गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लैडर फ्रिक्शन का एक और न्यूमेरिकल। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहा है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी पिछली वीडियो जो लैडर फ्रिक्शन जिसके अंदर लैडर फ्रिक्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, वो वीडियो देख ले। उसका लिंक ऊपर दे रखा है आपको। ठीक, तो लैडर फ्रिक्शन के इसमें आज के न्यूमेरिकल में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होती है? फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ठीक है, तो म्यू क्या होता है? म्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ friction. What is R? R is the normal force, is normal load या फिर normal reaction, या which is perpendicular to the body. ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 4 मीटर लेंथ, तो हमें लेंथ ऑफ लैडर दे रखा है, दैट इज 4 मीटर, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद एंड विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद। फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या दे रखा है? 4 मीटर की लेंथ दे रखी है टोटल लैडर की, ये जो ब्राउन लैडर है, और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। The coefficient of friction between the ladder and the wall is 0.4। इसका मतलब ladder and the wall म्यू डब्ल्यू इज 0.4। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, इसके अंदर दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होंगे, एक म्यू डब्ल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट वॉल, और एंड दैट बिटवीन लैडर एंड द पोल मतलब म्यू एफ बिटवीन लैडर एंड फ्लोर इज 0.5। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो म्यू डब्ल्यू है दैट इज 0.4, और यहाँ लैडर और जो फ्लोर है वहाँ पे है 0.5। ठीक है, if a man whose weight is half of that of ladder, मतलब weight of man कितने का? let w be the weight of ladder, then weight of man will be 0.5 of w। okay, ascends it, how high will it be when the ladder slips? ठीक है, तो एक इंसान आदमी है जो यहाँ से चढ़ना शुरू करेगा, जिसका वेट है हाफ ऑफ वेट ऑफ द लैडर, वो कितना ऊपर तक जाएगा कि ये लैडर स्लिप कर जाए? ठीक, तो लैडर जब स्लिप करेगी, जब लैडर इसके ऊपर रेस्ट के ऊपर है, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन लगती है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक था रिएक्शन एट फ्लोर, ठीक है, न्यूटन भैया का तीसरा लॉ, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और एक रिएक्शन एट वॉल आर डब्ल्यू लगेगी, जो ये दे रखी है आपको। ठीक, जब ये इंसान इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, सपोज करो किसी इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी, इस डी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये लैडर जस्ट स्लिप होने ही वाली है, इट टेंड्स टू स्लिप, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो गया इस पॉइंट पे। ठीक, तो ये स्लिप जब आउटवर्ड मोशन की तरफ स्लिप करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन एट फ्लोर, फ्रिक्शन एट फ्लोर विल बी इनवर्ट, ये जो ब्लू एरो से दे रखा है आपको। ठीक, जब ये आउटवर्ड स्लिप करेगी तो ये ऊपर से वॉल की तरफ से नीचे की तरफ स्लिप करेगी मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ आएगा, तो फ्रिक्शन एट वॉल कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन एट वॉल की हो जाएगी ऊपर की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक, तो ये सारी फोर्सेस के अंदर आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? हाउ हाई इट विल इट बी व्हेन द लैडर स्लिप्स, जब ये लैडर स्लिप कर रही है तो कितना ऊपर चढ़ा ये? हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, किस डिस्टेंस तक ये पहुंच गया था, मतलब एडी, इस एडी की वैल्यू निकालनी है जब ये लैडर स्लिप हो रही थी। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली देखो, जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो पहले जो जो चीज़ गिवन है, उन गिवन चीज़ों से आप ये डायग्राम बना लो। ठीक है, अब इसके अंदर ये सब फोर्सेस लग रही हैं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लैडर फ्रिक्शन में, जब लैडर स्टेशनरी है, ठीक है, जब वो इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, इस डी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक लैडर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब है इसकी सारी हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्सेस बराबर है, सम इक्वल है, और मोमेंट भी इक्वल है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, इसके ऊपर जाने पे मोमेंट बढ़ जाएगा तो ये स्लिप हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर लगभग बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो गया। ठीक, तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए देखो, रिजॉल्व तो पहले से ही है। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे आर डब्ल्यू लग रही है इसकी डायरेक्शन में। ठीक, कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स है? एक एफ एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट इज टुवर्ड्स राइट, और एक आर डब्ल्यू हॉरिजॉन्टल फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो एफ एफ इज इक्वल टू आर डब्ल्यू हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, और वर्टिकल फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में तो डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है दैट एफ फ्रिक्शन एट फ्लोर इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफ वॉल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब वर्टिकल फोर्स देखो, आर एफ की फोर्स ऊपर की तरफ है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स एट वॉल भी ऊपर की तरफ है, ये दोनों फोर्सेस आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आर एफ प्लस एफ डब्ल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू, एक तो वेट ऑफ द लैडर है ये फोर्स नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी,
और एक 0.5 जो आदमी का वेट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो नीचे फोर्स कितनी लग रही है टोटल, W प्लस 0.5 ऑफ W इज इक्वल टू 1.5 ऑफ W। ठीक, तो यही चीज़ रिजॉल्व करने के बाद वर्टिकली रिजॉल्व किया तो RF प्लस FW इज इक्वल टू 1.5 ऑफ W, और रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्स RW इज इक्वल टू FF। ठीक है, और FF को मैं लिख सकता हूँ 0.5 ऑफ R। ये कैसे आएगा, FF किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एफ इंटू RF। तो म्यू एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, लैडर और फ्लोर के बीच में, बिटवीन लैडर एंड फ्लोर इज 0.5। यहाँ से आ जाएगा FF इज इक्वल टू 0.5 ऑफ म्यू RF। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, रिजॉल्व तो कर लिया इसको। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते थे, मोमेंट्स निकालते थे पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, जितनी भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही होंगी वो सब बराबर है इसके अंदर। ठीक, फिलहाल जब हम पॉइंट ए को कंसिडर कर रहे हैं तो ये दो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ F और RF, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से ही जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो, ठीक है, इन फोर्स का मूवमेंट जीरो हो गया। ठीक, वेट और वेट ऑफ मैन, इनका मूवमेंट किस तरफ है, क्लॉकवाइज। ठीक है, FF का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ये भी लैडर को एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और RW जो ऐसे इनवर्ट की था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये दो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं, ये दो क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जब इस पॉइंट के ऊपर D पॉइंट तक इंसान पहुंचा है, ठीक है, ये आदमी यहाँ पर पहुंचा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हुआ। व्हेन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अचीव मतलब इट टेंड्स टू मूव, इट इज नॉट मूविंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, इसी चीज को इक्वेट करना है बस हमें। ठीक है, तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हैं, W कितना दूर होगा इस ए पॉइंट से, W का मूवमेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, W का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेट दिस बी पॉइंट F। ए एफ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमें ए से लेके जी तक की लेंथ पता है, बिल्कुल। वेट ऑफ द लेटर कहाँ लगेगा, हाफ पे, दिस विल बी 2 मीटर्स। ठीक है, एंगल हमें दे रखा है, बेस निकालना है ए एफ, और हाइपोटेन्यूज पता, देखो AGF ट्राइंगल के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, बेस निकालना है, और एंगल कौन सा एंगल लगाओगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आपका किसका, AF का। ठीक है, इस पॉइंट से। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, दिस फोर्स W, जो फोर्स यहाँ लग रही होगी, इंटू 2 cos 45। ठीक है, तो टेकिंग मोमेंट अपोलोंग ए में आ जाएगा W इंटू 2 cos 45। ठीक है, प्लस 0.5 ऑफ W का देखते हैं, इसका भी सेम तरीके से निकल जाएगा। ठीक, 0.5 W, लेट दिस बी पॉइंट D। है, और ये पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, लेट दिस बी पॉइंट E। ठीक है, तो 0 पॉइंट, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ आ रहा है, ये DE पे। यहाँ पे लग रही है 0.5 W, तो अब हमें AE निकालना है। AE फिर से बेस है पिछले बार की तरह ADE ट्राइंगल में, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, x, ये तो निकालनी है हमें। ठीक है, तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सॉरी, बेस, बेस इज AE अपॉन हाइपोटेन्यूज इज x। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू cos 45। ठीक, तो हमारे पास मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0.5 ऑफ वेट दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, x cos 45। ठीक, ये तो होगी हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की कौन सी थी, सबसे पहली मूवमेंट कौन सी है, RW, ये जो लग रही है। ठीक है, RW इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। ठीक है, RW का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, RW देखो इस लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही है, हमें ये लाइन चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को B नाम दे देता हूँ, BC, BC हमारा है लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मोमेंट क्या होगा, RW इंटू BC। और ट्राइंगल ABC चेक करो, ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज इज 4 मीटर्स, लेंथ ऑफ लैडर। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन।
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो कि है आपका बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 मीटर इंटू साइन ऑफ 45। ठीक, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा दिस। आपके यहाँ से आ गया आर डब्ल्यू इंटू 4 ऑफ साइन 45। ठीक है, दिस इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब एफ डब्ल्यू का चेक करते हैं। ठीक है, एफ डब्ल्यू का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये लाइन ऑफ एक्शन है। हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे डब्ल्यू और 0.5 का निकाला था। ठीक है, ए इसको नाम दे देते हैं बी, ए बी सी के अंदर अब आपको बेस निकालना है तो ये कॉस 45 से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगा एफ डब्ल्यू इंटू 4 कॉस 45। ठीक है, 4 कॉस 45। ठीक है, 4 इज हाइपोटेन्यूस कॉस 45 और एफ डब्ल्यू आपका फ्रिक्शन एट वॉल। ठीक, अब इस इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशन बनी है पूरी, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास डब्ल्यू भी अननोन है। ठीक है, एक्स भी अननोन है, आर डब्ल्यू भी अननोन है और एफ डब्ल्यू भी अननोन है। 4 अननोन वैल्यूज है। 4 अननोन वैल्यूज एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन में सॉल्व भी नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? हमें निकालनी किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू ही पता करनी है क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक, क्या मैं कुछ इक्वेशंस को डिलीट कर सकता हूँ? देखो, यहाँ से इस इक्वेशन में डब्ल्यू को कॉमन ले सकता हूँ बाहर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आर डब्ल्यू जो है रिएक्शन एट वॉल और एफ डब्ल्यू फ्रिक्शन एट वॉल, इन दोनों को डब्ल्यू की टर्म्स में लिख दूँ। ठीक है, वेट ऑफ द लैडर के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एक डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा और उसको मैं डिलीट कर दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक, वही करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अब मेन एम क्या है? आर डब्ल्यू और एफ डब्ल्यू को डब्ल्यू की टर्म्स में लेके आना। ठीक है, उसके लिए कौन से फॉर्मूला आएंगे? बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। एफ एफ की वैल्यू क्या है? फ्रिक्शन एट फ्लोर विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर एफ, जो कि वैल्यू आएगी 0.5 ऑफ आर डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.4 ऑफ आर डब्ल्यू। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूले थे आपके। ठीक, जो कि है फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, यहाँ से अब इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एफ एफ की जगह मैंने 0.5 ऑफ आर एफ पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इम्प्लाइज आर एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर डब्ल्यू। ठीक है, 0.5 को इधर मैं ले जाऊंगा, अगर 1/0.5 बन जाएगा, दैट विल बी 2। आर एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर एफ को ट्वाइस ऑफ आर डब्ल्यू पुट कर सकता हूँ और एफ डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ? एफ डब्ल्यू को लिख सकता हूँ 0.5 ऑफ आर डब्ल्यू, 0.4 ऑफ आर डब्ल्यू, सॉरी। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्वाइस ऑफ आर डब्ल्यू प्लस 0.4 ऑफ आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.5 ऑफ वेट ऑफ लेडर। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा आर डब्ल्यू के लिए, तो मेरे पास आर डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 0.625 ऑफ डब्ल्यू। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करना है बस। ठीक, अब यहाँ से बहुत सिंपल है। एफ एफ की वैल्यू, एफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 0.4 इंटू आर डब्ल्यू। इस चीज़ को आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक, एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, खिचड़ी को हटा देते हैं पहले ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ठीक, तो एफ डब्ल्यू क्या होता है? एफ डब्ल्यू इज 0.4 ऑफ आर डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 0.4 इंटू 0.625 ऑफ डब्ल्यू, तो आ जाएगा 0.25। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना डब्ल्यू की टर्म्स में। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। ठीक, अगली इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से डब्ल्यू कॉमन ले लो ऊपर से, यहाँ से भी डब्ल्यू कॉमन लोगे तो डब्ल्यू पूरा आपस में कट जाएगा। ठीक, अब ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है एक्स, और इसी की वैल्यू निकालनी है। कॉस 45 भी आप निकाल लोगे आराम से, साइन 45 भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक्स से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 3.5 माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 मीटर्स। ठीक, हाँ, इसी तरह से लैडर फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। एक सिंपल स्टेप्स में वही जैसे पिछला लैडर का क्वेश्चन किया था उसी तरह से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी सिर्फ कंसेप्ट समझो। देखो, लैडर फ्रिक्शन के अंदर कुछ नहीं करना था, एक बार हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करो, एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करो। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी और एक बार मूवमेंट लेनी है। ज़्यादातर मूवमेंट हम पॉइंट ए पर ही लेते हैं। ठीक है, बस इसमें से इन्हीं में से कोई और बेसिक फॉर्मूला ये है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। यही बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके आंसर सॉल्व हो जाएगा। या तो कभी एक्स पूछा जाता है, डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, वेट ऑफ द लैडर पूछा जा सकता है कि लैडर का वेट कितना होगा। ठीक है,
जैसे पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी हमें पी ताकि लैडर से इतना करे, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आते हैं लैडर फ्रिक्शन के, अगर क्वेश्चन आएंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लैडर फ्रिक्शन करके ही जाना, ठीक है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।